नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में 2024 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 1/2। नाउ अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, डिवाइड का साइन दिया है, तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के आगे जो भी नंबर दिया होता है हमें उसे हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट स्टेप में 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/2। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लिया, और जो ये डिवाइड का साइन था इसको चेंज कर दिया हमने मल्टीप्लाई में। तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/2। तो अब क्या करना, हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है इन दोनों का। तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, एलसीएम आएगा 7 to the 14, तो एलसीएम आ गया 14। अब 14 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में आएगा हमारे पास 2, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 2 प्लस 14 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो क्वेश्चन में आएगा 7। अब 7 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 7 1 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 + 2 9, तो डिवाइड में कितना आ गया 14, तो आंसर आ गया हमारे पास 9/14। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9/14। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 16 स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस 2 ओपन ब्रैकेट बार 2 - 1 + 1 ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ना अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और साथ ही साथ एक से ज़्यादा यहाँ पे हमें ब्रैकेट दी हुई है, और यहाँ पे हमें बार भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार को सोल्व कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में, तो आएगा 16 स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस 2 ओपन ब्रैकेट 2 - 1 कितना हो गया यहाँ पे 1 + 1 ओपन ब्रैकेट क्लोज देन करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कौन सी ब्रैकेट, इनर ब्रैकेट। तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रैकेट दियो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनसाइडर ब्रैकेट है उसे हम सोल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसको सोल्व करके 1 + 1 2, तो आ जाएगा 16 स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस, और 2 2 कितने होते हैं फिर 4, तो 5 - 4 देन करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर आएगा हमारे पास 16 स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस 5 - 4 कितने होते हैं 1, तो करली ब्रैकेट को सोल्व करके कितना है यहाँ पे हमारे पास 1 देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो 8 - 1 कितने होते हैं 7, तो यहाँ पे क्या आ गया मल्टीप्लाई में 7 एंड देन 16 7 कितने होते हैं 112, तो आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 3 होल 2/9 प्लस 5 होल 1/4 ओपन ब्रैकेट 16 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 13 होल 4/6 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6 होल 3/4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब ये सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करिए, यहाँ पे जो हमारे पास 3 होल है इसे हम बोलते हैं होल, और ये आता है न्यूमिनेटर और ये होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, पहले जो होल है और जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आएगा 3 9 27 27 + 2 29, तो आएगा 29/9 प्लस 5 4 20 + 1 21/4 देन ओपन ब्रैकेट 16 3 48
48 प्लस 2 50, तो ये आ गया 50/3 डिवाइडेड बाय 13 6 द 78, 78 प्लस 4 82, तो ये आ गया 82/6 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 6 4 द 24, 24 प्लस 3 27/4। ना अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू, तो अब क्या करना है, ये हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करके, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इसे 29/9 प्लस 21/4 ब्रैकेट। अब जो हमारे पास 50/3 है इसको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं 50/3। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड को हम यहाँ पे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, और जो ये हमारे पास 82/6 है इसे हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो आ जाएगा 6/82, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय 27/4। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं यहाँ पे, तो आएगा 3 1 द 3, 3 2 द 6, और 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 41। ना अब ओपन ब्रैकेट को सोल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू में 29/9 प्लस 21/4। अब ब्रैकेट सोल्व हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 50/41, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 50/41, और आगे फिर से हमारे पास डिवाइड है तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 4/27। नाउ कैंसिल आउट करते हैं अब हम यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 7 द 21, 3 9 द 27, तो इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 29/9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 50 कितने हो गए 350 ओवर 41 प्लस मल्टीप्लाई 9, तो आ जाएंगे हमारे पास 369। अब क्या करना, हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है 9 एंड 369 का, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 369 ही हमारे पास एलसीएम आएगा। अब 369 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में हमारे पास आएगा 41, और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 1189 प्लस, अब 369 को 369 के साथ ही डिवाइड किया तो क्वेश्चन में हमारे पास आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 के साथ, तो आएगा 350 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 350 इज इक्वल टू, अब ऐड करते हैं इनको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1539 डिवाइडेड बाय 369, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 1539/369। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 125% ऑफ 320 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 125 इज इक्वल टू 440। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसको हम एक्स मान लेते हैं ना, और इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं। परसेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, परसेंट इज इक्वल टू 1/100, और ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करना ना, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया यहाँ पे एक्स मान लिया, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एक्स, तो आएगा 125/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 320 प्लस एक्स परसेंट, तो क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स माना है, तो आ जाएगा x/100 मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 400। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी, फिर 5 से 5 2 द 10, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 2 से कट जाएगा, 2 1 द 2, 2 16 द 32। नाउ अब यहाँ पे भी कट जाएगा हमारे पास, 5 से काट देते हैं, से 5 20 द 100, 5 2 द 10, 5 5 द 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 5 द 25, 5 4 द 20, तो आ जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस, तो ये आ गया हमारे पास
x इंटू 5 तो आ गया 5x/4 इज इक्वल टू 400। अब क्या करना हमने यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास 440 है दिया हुआ, इक्वल टू में कितना 440, तो यहाँ पे आएगा 440 और यहाँ पे आएगा 440 ना। अभी हमारे पास यहाँ पे 400 प्लस का है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ गया यहाँ पे हमारे पास 5x/4 इज इक्वल टू 440 माइनस 400, तो ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40, तो आ गया नेक्स्ट स्टेप में 5x/4 इज इक्वल टू 40। अब ये जो 4 यहाँ पे मल्टी डिवाइड में दिया हुआ है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आ जाएगा इज इम्प्लाइज दैट, तो आएगा x इज इक्वल टू 40/5 और मल्टीप्लाई में आएगा 4, तो 5 1 द 5, 5 8 द 40 और 8 4 द कितने होते हैं 32, तो x कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 32, तो आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% and then increased by 10%. The number is so obtained is 10 less than the original number. What was the original number? एक संख्या में 10% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या क्या है ये हमने फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे जो हमें नहीं दिया हो उसको हम एज्यूम करेंगे और जो दिया हो उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता वो क्या है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी इक्वल टू एक्स या फिर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 100x ना। अब फर्स्ट केस में क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, नंबर में 10% डिक्रीज करेंगे, तो जब 10% डिक्रीज किया तो हमारे पास नंबर कितना आ जाएगा, तो आएगा हमारे पास 100x माइनस 10% डिक्रीज किया तो 10% ऑफ किसका आ जाएगा 100x का ना, तो इज इक्वल टू 100x माइनस, तो 10/100 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10x, तो 100x माइनस 10x तो कितना आ गया 90x। तो फर्स्ट केस में ये आया। अब बोला कि जो हमारे पास नंबर आया उसमें हमने फिर से क्या करना है, तो यहाँ पे हमने करना है 10% इंक्रीज, तो 90x के ऊपर हम 10% इंक्रीज करेंगे, तो सेकंड केस क्या है हमारे पास 10% इंक्रीज इज इक्वल टू, तो क्या आएगा जब हम 10% इंक्रीज करेंगे यहाँ पे तो आएगा हमारे पास 90x प्लस 10% हमने इसी के ऊपर इंक्रीज करना है, तो 10% ऑफ 90x इज इक्वल टू, अब कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे हम, तो आएगा 90x प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 90, 0 से 0 कट जाएंगी तो यहाँ पे क्या बचा 9x, तो 9x प्लस 90x कितने हो गए 99x ना। अब बोला कि जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो नंबर है वो कितना बचा 10 कम, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो जो चेंज इन नंबर आया वो कितना आ गया हमारे पास 10, तो फाइनल कितना हमारे पास 99x और जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था वो कितना था 100x, तो इन दोनों का जो डिफरेंस किया वो कितना आ गया 100x माइनस 99x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10 ना। 100x माइनस 99x कितने होते हैं x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10। हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमने क्या फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 100x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आएगा 100 ब्रैकेट में कितना आएगा 10 और 100 इंटू 10 कितना होता है 1000, तो आ गया हमारे पास ओरिजिनल नंबर 1000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर बाय 100 यूनिट एट ₹50 ईच एंड सेल देम एट ₹60 ईच, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। एक व्यापारी 100 इकाइयाँ 50 रुपये प्रति इकाई की दर से खरीदता है और उन्हें 60 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचता है,
उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये हमने फाइंड करना है ना। अब बोला कि 100 यूनिट है और एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना उसे 50, और वो फिर बाद में एक यूनिट को बेच कितने रुपए में रहा है 60 रुपीज़ में ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 यूनिट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 50, तो 100 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। तो आगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 यूनिट। ऐसे हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं फिर 100 यूनिट का। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 यूनिट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई, अब वो एक यूनिट को कितने रुपए में बेच रहा है बाद में 60 रुपये में, तो 100 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 6000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ा और कॉस्ट प्राइस क्या छोटा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आ जाएगा हमारे पास 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो आ गया हमारा प्रॉफिट ना। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट का 5000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। नाउ कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 1 द 5, 5 20 द 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 20%। तो प्रॉफिट कितना हुआ 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 20% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सोल्ड अ रेडियो एट अ लॉस ऑफ 5%, had he should sold it for rupees 210 more, he would have gained 25% profit. For what value should he sell it in order to gain 35%? एक व्यक्ति ने एक रेडियो 5% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 210 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। 35% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ना। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। अब फर्स्ट केस में बोला कि उसे कितना लॉस हो रहा है 5%, जब उसने उसको बेचा रेडियो को बेचा तो उसे लॉस कितना हुआ 5% का, उससे क्या हुआ लॉस हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं पहले। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला होगा जब हमारे पास लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस है एक्स माइनस लॉस कितना रहा 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, तो 5 1 द 5, 5 20 द 100 ना 1/20 है, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आएगा इज इक्वल टू में एक्स माइनस, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस ही करना हमने, तो x माइनस 1/20 भी कर सकते हैं, या फिर 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, फिर आएगी 0, फिर यहाँ पे जब 2 डिजिट एक साथ नीचे आते हैं 2 डिजिट एक साथ लगाते हैं तो डेसिमल के बाद फिर आती है 0, तो 25/100, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 0.05x। अब ये हमारे पास 1x है, तो 1x में से 0.05x सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा हमारे पास 0.95x, तो आगे हमारे पास सेलिंग प्राइस आफ्टर 5% लॉस ना। अब बोला कि अगर मैं इसे कितने प्रॉफिट में बेचूँ 25% पे, सिर्फ इसी की बात करें कॉस्ट प्राइस हमारे पास x ही रहेगा ना। तो जब हमारे पास 20% प्रॉफिट होगा वैन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैन 25% प्रॉफिट, जब 25% प्रॉफिट होगा तब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स प्लस प्रॉफिट भी किसके ऊपर होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो ये आएगा हमारे पास 25% ऑफ एक्स, तो 25% ऑफ एक्स का मतलब होता है हमारे पास 1/x, तो ये आ गया एक्स प्लस 25% का मतलब होता है हमारे पास 1/4, तो आ गया 1/4 इंटू में एक्स नाउ इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब
1 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25x। तो ऐड किया, तो ऐड करके यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 1.25x। तो आ गया, जब हमने इसको 25% प्रॉफिट पे बेचा तब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगा ये होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि जब वो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 210 रुपीज़ ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अब देखो, जो हमारे पास पहला केस था जब हमने 5% लॉस पे बेचा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 0.95x। अब बोला कितने रुपये प्रॉफिट होगा जब वो उसे 25% ज़्यादा पे बेचेगा, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना 210 का, तो प्लस 210 कब होगा ये, जब वो उसे 25% ज़्यादा पे बेच रहा होगा। तो 25% जब ज़्यादा पे बेचा तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया 1.25x। तो आ गया 1.25x। अब हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 0.95x है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उधर जाके, तो आएगा हमारे पास 210 इज इक्वल टू 1.25x माइनस 0.95x इम्प्लाइज दैट। तो आ गया 210 इज इक्वल टू, तो आएगा हमारे पास 0.30x ना। अब यहाँ से अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करता हूँ तो नीचे कितना आ जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ गया 210 मल्टीप्लाई 100, और ये जो यहाँ पे 30 हमारे पास यहाँ पे अब x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आ गया 30, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास x। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 द 3, 3 7 द 21। तो आ गया 70 मल्टीप्लाई 10, तो आ जाएगा हमारे पास 700। तो x कितना आ गया हमारे पास 700 रुपीज़। ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, अब बोला कि अगर हम इसे 30% प्रॉफिट पे बेचें तो हमें सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब कॉस्ट प्राइस तो आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 700 रुपीज़ ना। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, स्पेस कम है यहाँ पे, तो यहाँ तक आप नोट कर लेना। अब हमारे पास जो हमारे पास x की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस वो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 700 रुपीज़। अब बोला कि इसे अगर हमने 35% पे बेचना है, या फिर मतलब कि हमें इसे किस वैल्यू पे बेचे, मीन सेलिंग प्राइस क्या होगा जब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 35%। प्रॉफिट कितना चाहिए हमें 35%। तो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 700 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 35%। तो आएगा 35/100 मल्टीप्लाई 700, 20 से 20 कैंसिल, तो आ जाएगा 700 प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 245। तो 700 प्लस 245, तो आ जाएगा हमारे पास 945 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा 700, और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ हमें यहाँ पे 35%, और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आ गया 945। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 945। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन डिपॉजिट ₹5,000 इन अ बैंक at 6% per annum simple interest. What is the interest earned after 5 years? एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है। 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। नाउ अब इस क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पे गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल है यहाँ पे हमारे पास 5,000 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, तो रेट है यहाँ पे हमारे पास 6% पर एनम, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है यहाँ पे हमारे पास 5 ईयर। ना हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमने इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम,
प्रिंसिपल हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 6%, तो आएगा 6/100। और टाइम कितना है यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 20 से 20 कैंसिल, 5 6 द 30 और 3 5 द 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर यहाँ पे, तो 1500 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹8,000 अमाउंट टू ₹9,200 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, to how much would it amount? साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 8,000 रुपये की राशि 9,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, ये हमने पता करना है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल बताया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे हमारे पास 8,000 रुपीज़, तो आगे हमारे पास 8,000 रुपीज़। और हमें यहाँ पे अमाउंट कितना बताया हुआ है, 3 ईयर के बाद हमें कितना अमाउंट मिल रहा है 9,200, तो आगे हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू 9,200 रुपीज़। अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों हो, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास 9,200, तो आगे 9,200 माइनस प्रिंसिपल हमारे पास 8,000, तो माइनस करेंगे हम इसमें से 8,000, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 1,200 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ना अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है पहले रेट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, यही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 1,200, तो लिख देंगे यहाँ पे हम 1,200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000, तो आ गया 8,000 मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास R/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 ईयर, तो मल्टीप्लाई 3, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। रेट हमने फाइंड करना है, तो आर को यही रहने देंगे, 80 मल्टीप्लाई 3, इसको यहाँ पे हम जाके डिवाइड कर देंगे, तो इम्प्लाइज दैट, तो रेट क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आएगा 1,200 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू रेट। अब 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो 400 आ गया, 0 से 0 कट जाएगी, 40 बच गया, 8 1 द 8, 8 5 द 40, तो रेट आ गया यहाँ पे हमारे पास 5%। ना अब नेक्स्ट केस में क्या बोला हुआ है हमें, अब बोला कि अगर हम रेट को 3% इंक्रीज कर दें, तो न्यू रेट क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू रेट इज इक्वल टू ओल्ड रेट आ गया हमारे पास 5% प्लस कितना इंक्रीज करना हमने 3%, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस 3% इज इक्वल टू 8%, ये आ गया हमारे पास न्यू रेट ना। अब बोला है तो हमें कितनी राशि मिलेगी, मीन्स अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, अब हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है न्यू रेट के हिसाब से, और फिर हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 8,000 मल्टीप्लाई रेट कितना आ गया हमारे पास, अब न्यू रेट आया 8%, तो आ गया 8/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास, तो टाइम भी सेम ही रहेगा 3 ईयर, तो मल्टीप्लाई में 3, अब 20 से 20 कट गई, बचा क्या हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 = 24, और 24 को 8 से मल्टीप्लाई करना हमने, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 80 मल्टीप्लाई 24, तो इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 की 0 आ जाएगी, 8 4 द कितने होते हैं 32,
2 3 कैरी 8 टू द 16 प्लस 3 कितने हो गए 19। तो हमारे पास रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1920 ना। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1920 प्लस प्रिंसिपल है हमारे पास 8000 रुपीज़। तो इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9920 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास अमाउंट जो हमें एंड में मिलेगा कब, जब हमारे पास रेट कितना होगा 8%, टाइम कितना होगा हमारे पास 3 ईयर और प्रिंसिपल कितना होगा हमारे पास 8000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 9920 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम reduced by 2 when 2 senior player aged 32 and 30 are replaced by 2 youngster of equal age. What is the age of these player? एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 से कम हो जाती है जब 32 और 30 वर्ष की आयु के 2 वरिष्ठ खिलाड़ियों को समान आयु के 2 युवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन खिलाड़ियों की आयु क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ कि क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में टोटल कितने प्लेयर होते हैं 11 प्लेयर। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर इज इक्वल टू एक्स। तो एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर एक्स मान ली, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी 11 प्लेयर की, टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर इज इक्वल टू आ गई हमारे पास 11x। नाउ अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बोला जो एवरेज एज है, ठीक है, वो कितनी मानी हुई हमने x, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला हुआ कि जो एवरेज एज है वो 2 कम हो जाएगी, कब होगी, तो यह हमने लिख दिया x-2। ये एवरेज हमने x मानी हुई है, तो कितनी कम होगी 2 कम होगी, तो x-2 इज इक्वल टू। नाउ अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, कब होगी कम, जब इसमें कितनी एज थी हमारे पास, यहाँ पे टोटल एज कितनी आ गई 11 प्लेयर की 11x। अब बोला इसमें क्या किया हमने, 2 प्लेयर को रिमूव किया और जो 2 प्लेयर थे उनकी एज कितनी है 32 एंड 30, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास 62। कितना आ जाएगा 62, तो 11x माइनस 62। और साथ ही साथ ये भी बोला कि जब इन दोनों को रिप्लेस किया तो सेम एज के 2 यंगस्टर हमने ऐड किए। अब हमें तो उनकी एज पता नहीं है कितनी, तो उनकी एज हमने कितनी मान ली y। अगर एक की y है तो दूसरे की भी कितनी होगी y, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, तो प्लस में आ गया 2y डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डाटा मीन्स टीम के टोटल मेंबर कितने रहे, अभी भी 11 ही बचे, क्योंकि 2 को रिप्लेस किया और 2 को ऐड कर दिया हमने, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने रहे हमारे पास 11, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 11। अब हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, तो क्या आ जाएगा 11x माइनस 11 टू द 22 इज इक्वल टू 11x माइनस 62 प्लस के क्या आ गया हमारे पास 2y। नाउ अब क्या आएगा हमारे पास, ये देखो ये 11x राइट हैंड साइड प्लस के, लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस के, जब ये 11x लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 11x से 11x कट जाएगा। अब ये जो 62 है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड प्लस के, तो लेफ्ट हैंड जाके क्या हो जाएंगे, राइट हैंड साइड माइनस के, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, तो आएगा माइनस के 22 प्लस के 62 इज इक्वल टू 2y। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0 और 6 माइनस 2 4, तो 40 इज इक्वल टू 2y। नाउ y की वैल्यू चाहिए हमें, तो इम्प्लाइज दैट ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। 2 1 द 2, 2 20 द 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। और ये y क्या है हमारे पास, y जो हमने 2 नए यंगस्टर ऐड किए तो उनकी एज है y, तो एक की y है कितनी आ गई 20, तो दूसरे की भी कितनी है 20 ही होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा था कि इन खिलाड़ियों की आयु क्या होगी, तो वो कितनी आ गई हमारे पास 20 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 11 एंड 39। 11 और 39 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है, ये हमने पता करना है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास एपी के थ्रू, जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो, यहाँ पे 11 और 39 के बीच में जो इवन नंबर आ रहे हैं उनको पहले ऐड करो, फिर उसके बाद उसका एवरेज निकालो। बट हम यहाँ पे करेंगे इसे एपी के मेथड से। अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 11 एंड 39। अब यहाँ पे बात चलिए बिटवीन की, 11 एंड 39, तो हम 11 को भी काउंट नहीं करेंगे और 39 को भी काउंट नहीं करेंगे, तो हमने इनके बीच के नंबर लेने हैं। अब देखो इवन नंबर की बात चल रही है, तो यहाँ पे इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 12, फिर उसके बाद सेकंड इवन नंबर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 14, ऐसे। और चलते चलते हमारे पास लास्ट जो इवन नंबर होगा वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 38 ना। तो यहाँ पे हम एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसे हम बोलते हैं A1 फर्स्ट टर्म, ये आ गई हमारे पास A2, और इसे हम बोलते हैं AN या फिर लास्ट टर्म, L से भी डिनोट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, N की वैल्यू फाइंड करेंगे। N यहाँ पे हमें बताएगा कि यहाँ पे कितनी इवन नंबर है। ओके ना, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास N निकालने का। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। AN तो हमें यहाँ पे पता है कितना, AN है हमारे पास यहाँ पे 38 इज इक्वल टू A कितना है यहाँ पे हमारे पास A1, हम A1 और A की बात है यहाँ पे A हमारे पास 12 प्लस N तो हमें पता नहीं यहाँ पे कितना है N-1, और D कैसे निकालते हम, D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो D आता है हमारे पास यहाँ पे A2 माइनस A1 करके, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो 14 में से 12 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास 2। तो सोल्व करेंगे इसे हम, ये प्लस के 12 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो आ गया 38 माइनस 12 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे, तो आ जाएगा 2n माइनस 2, या फिर इसको ऐसे रहने दो n-1, और इस 2 को इधर ही डिवाइड कर दो साथ ही। तो 38 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 8 माइनस 2 6, और 3 माइनस 2 कितने हो गए, सॉरी 3 माइनस 1 कितने हो गए 2, डिवाइड में कितना आ गया 2 इज इक्वल टू n-1, 2 1 द 2, 2 13 द 26, और ये माइनस का 1 इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इम्प्लाइज दैट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 14, मीन्स कि 11 से लेके 39 के बीच में हमारे पास 14 इवन नंबर आएंगे। नाउ ये तो हमें पता चल गया कि इवन नंबर कितने आ रहे हैं टोटल। नाउ अब व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब बोला कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें इन 14 नंबर का सम भी चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है सम निकालने के लिए, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में A प्लस L। नाउ अब ये n क्या है हमारे पास, n तो हमें पता है यहाँ पे कितना है हमारे पास 14, तो आ जाएगा S14 इज इक्वल टू n कितना हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 2, A कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो A हमारे पास यहाँ पे 12 प्लस L कितना है हमारे पास यहाँ पे, तो L हमारे पास यहाँ पे 38, L कितना है यहाँ पे हमारे पास 38। नाउ तो 2 1 द 2, 2 7 द 14, अब 38 प्लस 12, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया हमारे पास 50, और 50 को मल्टीप्लाई करा 7 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 350। तो S14 कितना आ गया हमारे पास 350। तो जो हमारे पास सम आया 14 इवन नंबर का वो कितना आ गया 350। नाउ अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है एवरेज, तो एवरेज को मैं इधर लिख लेता हूँ। एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा। तो 14 इवन नंबर का सम कितना आ गया 350 डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर ऑफ डाटा, तो टोटल नंबर कितने आए हमारे पास, इवन नंबर कितने हैं टोटल 14, तो डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ 14 के साथ। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, तो 14 से 14 1 द 14, 14 2 द 28। ओके नाउ अब 28 आ गया, 15 में से 8 गए कितने बचे 7, तो 70 आ गया, और 14
14 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5, 14 5 कितने होते हैं 70। तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास, तो एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 11 एंड 39, तो वो आ गया हमारे पास 25। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 men can plant 60 trees in 5 hours. If 5 men leave the job, how many tree will be planted in 10 hours? 30 आदमी 5 घंटे में 60 पेड़ लगा सकते हैं। यदि 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो 10 घंटे में कितने पेड़ लगाए जाएंगे। नाउ इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे हमारे पास m1 t1 डिवाइडेड बाय w1 इज इक्वल टू m2 T2 डिवाइडेड बाय W2। नाउ फर्स्ट केस में मैन पावर कितनी है हमारे पास 30, तो यहाँ पे आएगा 30 मल्टीप्लाई कितने टाइम वो वर्क कर रहे हैं 5 आवर, तो मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड वर्क कितना उनका 60 ट्री प्लांट कर रहे हैं वो, तो वर्क कितना आ गया W1 60 इज इक्वल टू सेकेंड केस में हमारे पास M2 कितने, अब बोला कि इफ़ 5 मैन लीव द जॉब, अब 5 आदमी ने काम छोड़ दिया तो हमारे पास कितने मैन बचे सेकंड केस में 25 मैन मल्टीप्लाई कितने घंटे वो काम कर रहे हैं 10 आवर वो काम कर रहे हैं। अब पूछा कि कितने पेड़ वो लगाएंगे, मीन्स वो कितना वर्क करेंगे, तो W2 हमने फाइंड करना है। अब जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे हम कैंसिल कर लेंगे, 31 द 30, 32 द 60। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इधर आ जाएगा हमारे पास, W2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 25 मल्टीप्लाई 10। अब ये जो 5 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये जो हमारे पास डिवाइड में 2 है ये राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास यहाँ पे 2। नाउ अब कैंसिल आउट करेंगे 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 2 द 10 और 10 10 द कितने हो गए 100। तो W2 कितना आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100, W2 कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 100। तो पूछा वहाँ पे कि 25 लोग 10 घंटे काम करेंगे तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, तो कितने पेड़ लगेंगे वहाँ पे 100 पेड़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट इफ बोथ वर्क टुगेदर. ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा ना। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या बताया यहाँ पे हमें कि जो ए है वो एक काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 10 days में, और बी सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है 15 days में। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम 10 और 15 का, तो जो एलसीएम आएगा वो आ गया हमारे पास यहाँ पे 30। तो जो हमारे पास टोटल वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 यूनिट। नाउ अब यहाँ से हम ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो ए का 1 डे वर्क कैसे आएगा, 30 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितने दिनों में वो काम को ख़त्म करना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 days, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट। तो ए का 1 डे वर्क कितना आएगा यहाँ पे 3 यूनिट। ऐसे बी का 1 डे वर्क निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट। ना अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि अगर वो दोनों साथ मिलके काम करें, अगर वो दोनों साथ मिलके काम करें तो वो कितने दिनों में 30 यूनिट वर्क को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। जब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, ए बी का यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का 1 डे वर्क कितना है 3 यूनिट और बी का कितना है 1 डे वर्क 2 यूनिट। तो दोनों का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट। ना अब बोला कि जो हमारे पास टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट जो काम है दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ना तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा टोटल वर्क कितना है हमारे पास यहाँ पे 30 यूनिट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट। तो यहाँ पे आएगा 30 यूनिट
डिवाइडेड बाय, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट पर डे, तो आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। तो वो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। नाउ अब यूनिट से यूनिट कैंसिल, 5 1 द 5, 5 6 द 30, तो ये जो 1/d है, डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 6 डेज। तो ए और बी दोनों मिलकर 30 यूनिट काम को 6 दिनों में खत्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ट्रेवल्ड फॉर 7 आवर, द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस। एक बस 7 घंटे यात्रा करती है, पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। नाउ अब जो फर्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, डी, तो सेकंड हाफ का डिस्टेंस भी हम क्या मानेंगे यहाँ पे, डी। और यहाँ पे हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 7 आवर, तो टोटल टाइम कितना है यहाँ पे हमारे पास, 7 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट हाफ के लिए डी और सेकंड हाफ के लिए भी कितना आएगा, डी, और डी प्लस डी कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, 2d। नाउ अब फर्स्ट केस के लिए हमने क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास डी है फर्स्ट हाफ के लिए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया डी किलोमीटर, ओवर फर्स्ट हाफ के लिए टाइम कितना लग रहा है, सॉरी स्पीड कितनी है फर्स्ट हाफ के लिए, 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस अब हमने क्या करना है, सेकेंड हाफ के लिए टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टाइम क्या होगा हमारे लिए यहाँ पे, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो सेकंड हाफ के लिए जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डी किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है वहाँ पे सेकंड हाफ के लिए, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, और टोटल टाइम कितना हमारे पास यहाँ पे लग रहा है, 7 आवर। नाउ अब यहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आर है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस आर को हम यहाँ से कॉमन ही निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा डी ओवर 30 प्लस डी ओवर 40, आर को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया कॉमन, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 7 आर से आर यहाँ से कट जाएगा। नाउ अब क्या करना, हमने यहाँ पे 30 और 40 का एलसीएम लेना है, कितना आएगा, 120। नाउ अब 120 को डिवाइड करना है 30 के साथ, तो क्वोशंट में आएगा 4। नाउ 4 मल्टीप्लाई डी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 4d, प्लस अब 120 को डिवाइड करना है 40 के साथ, तो क्वोशंट में आएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई डी कितना आ जाएगा, 3d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। ना अब 4d प्लस 3d कितने होते हैं, 7d, और ये 120 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7d इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 120। ना अब d को हम यहीं रहने देते हैं, 7 को डिवाइड कर देते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से यहाँ से 7 कट जाएगा, तो d कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, 120। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, d प्लस डी मीन्स 2d, तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 2 0 द 0, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, 240 किलोमीटर। तो आ गया हमारे पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल्ड a certain distance by train at a speed of 25 km per hour and walked back at a speed of 4 km per hour. The whole journey took 5 hours 48 minutes. What distance did he travel? एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी से एक निश्चित दूरी तय की और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट लगे। उसने कितनी दूरी तय की। ना अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया ट्रेन से कुछ टाइम में, अब हमें नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस भी इज इक्वल टू डी एंड टाइम भी इज इक्वल टू टी। और हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे हमें बताया कि जो स्पीड 1 है, जब हम ट्रेन की हेल्प से जाएंगे तो स्पीड कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास
25 किलोमीटर पर आवर। और जब हम पैदल आएंगे तो हमारे पास स्पीड 2 क्या होगी, 4 किलोमीटर पर आवर ना। और यहाँ पे हमें टोटल टाइम भी दिया हुआ है, टोटल टाइम है यहाँ पे हमारे पास 5 आवर 48 मिनट। तो 48 मिनट को हम सीधा ही आर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.8 आर। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू 5.8 आर ना। अब फर्स्ट केस में चलते हैं, जब हमारे पास ट्रेन के केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमें पता है डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, किलोमीटर, और टाइम के क्या होते हैं, आर, और स्पीड के क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, किलोमीटर पर आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड इंटू में किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। अब ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम ना। अब फर्स्ट केस में जो हमारे पास स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने यूनिट पहले ही कैंसिल कर दिए तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगा। तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25t इज इक्वल टू में डी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में हमारे पास जो वो डिस्टेंस पैदल तय कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आ गया डी। अब देखो अगर वो पहले ट्रेन के लिए ट्रेन से जा रहा है वो तो कितना टाइम लग रहा है टी, और टोटल टाइम हमें पता है 5.8 आवर। तो जब वो पैदल आएगा तो कितना टाइम यूज़ करेगा वो, तो आएगा 5.8 माइनस टी। तो टोटल टाइम में से हम टी आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू में 5.8 माइनस में टी इज इक्वल टू डी। ये आगे हमारे पास, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इज इक्वल इम्प्लाइज दैट, तो आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आएगा 23.2 माइनस में आएगा 40 इज इक्वल टू डी। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 जो हमारे पास डी की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23.2 माइनस 40 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 25t, तो आ गया 25t ना। अब ये माइनस के 40 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएंगे प्लस के, तो आ गया 23.2 इज इक्वल टू ये माइनस के हैं तो राइट हैंड साइड जाके प्लस के हो गए तो आ जाएगा 29t। अब t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो t को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देते हैं और 29 को हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 23.2 डिवाइडेड बाय 29, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0.8। तो t कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, t इज इक्वल टू 0.8 आर, ठीक 0.8 आर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 0.8 आर ना। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, टाइम पता लग गया। अब डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड करना है तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे हमारे पास स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, मैं यहाँ पे 0.8 तो मल्टीप्लाई में आ गया 0.8 और 25 8 दे कितने होते हैं 200, बट यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो हमारे पास आंसर आएगा 20.0 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 20 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर वेट 15 kg देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 9 मीटर ऑफ द सेम वायर। यदि एक समान तांबे के तार के 5 मीटर का वजन 15 किलोग्राम है तो उसी तार के 9 मीटर का वजन क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो 5 मीटर वायर है उसका वेट कितना है 15 kg। तो यहाँ से हम 1 मीटर वायर का वेट निकाल लेते हैं तो आएगा 15 kg डिवाइडेड बाय 5, तो कैंसिल करके कितना आ गया 3 kg ना। अब हमसे यहाँ पे पूछा हो कि तो 9 मीटर वायर का वेट क्या होगा, तो 9 मीटर वायर का वेट कैसे निकालेंगे, 9 मल्टीप्लाई 1 मीटर वायर का वेट कितना है 3 kg, तो 9 मल्टीप्लाई 3 kg, तो ये आ गया हमारे पास 27 kg। तो
तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 soldiers in a fort had enough food for 20 days, but some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25 days. How many soldiers were transferred? एक किले में 2000 सैनिकों के पास 20 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, लेकिन कुछ सैनिकों को दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिया गया और भोजन 25 दिनों तक चला। कितने सैनिकों को स्थानांतरित किया गया, यह हमने पता करना है। नाउ हमें क्वेश्चन में पता है कि हमारे पास 2000 सोल्जर हैं और कितने दिनों तक खाना है, फूड इनफ है 20 डेज के लिए, इज इक्वल टू, अब बोला कि 2000 में से कुछ सैनिक दूसरे किले में ट्रांसफ़र कर दिए गए और जो फूड है वो कितने दिनों तक लास्ट करेगा, 25 डेज के लिए। तो हमने यहाँ पे पता करना है कि ये जो एक्स ट्रांसफ़र किए हुए सोल्जर हैं वो कितने हैं। नाउ तो हमने क्या है 2000 मल्टीप्लाई 20 और ये 25 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा 2000 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में आ गया हमारे पास यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्स। नाउ 25 अंदर 25 8 द 200, तो यहाँ पे आ गया 80 और 80 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1600। अब ये 2000 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आ गया माइनस के 2000 और इज इक्वल टू में क्या बचा माइनस एक्स। ना अब माइनस 2000 में से हमने क्या, अब 1600 है और माइनस किया 2000, अब बड़ा कौन सा यहाँ पे 2000, तो 2000 में से 1600 गए तो कितने बचेंगे 400। अब यहाँ पे 400 के आगे साइन कौन सा आएगा, माइनस का या फिर प्लस का, तो जो सबसे बड़े नंबर के साथ साइन होगा वही हमारे पास रिजल्ट में आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस और इज इक्वल टू में क्या है माइनस एक्स, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 400 के इक्वल। तो यानी कि कितने सोल्जर को ट्रांसफ़र किया गया, 400 सोल्जर को ट्रांसफ़र किया गया। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 400 सोल्जर।